जानकारी देते हैं, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी। तो वक्त जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। एनआरआईज के लिए म्यूचुअल फंड रिडीम करने की प्रक्रिया क्या है? डिविडेंड यील्ड फंड क्या होता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में डिविडेंड कैसे काम करता है? नैस्डैक और एसएनपी में म्यूचुअल फंड के जरिए एक निवेशक कैसे निवेश करे? और फंडनामा में इस हफ्ते हम जानेंगे कि बाजार में आए हुए हैं 3 एनएफओ, क्या आपको उसमें निवेश करना चाहिए? और साथ ही आपको हम बताएंगे उन एनएफओस की डिटेल्स। और शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के सीईओ सुदर्शन रूंगटा। सुदर्शन, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, पहली बार स्टूडियो में। यस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नर्वस तो एकदम नहीं है? नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम सवाल जवाब का सिलसिला। अनुज सूद हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। अनुज जी नमस्ते। नमस्ते जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको मेल किया है। इसमें 60,000 SIP म्यूचुअल फंड्स में जा रही है और इसको कैटेगराइज किया है मैंने स्मॉल कैप, मिड कैप, सॉरी फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप में। हाँ तो एक तो मेरा सवाल ये है कि प्लीज उसको रिव्यू कीजिए कि मेरा पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं, और स्पेशली मैं निपॉन फंड्स की परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ, तो उसको रिव्यू कीजिए। दूसरा, मैं मशीन नेवी में हूँ, मैं एनआरआई स्टेटस है, एनआरआई अकाउंट है। तो म्यूचुअल फंड्स जो ऑनलाइन थर्ड पार्टी ऐप से स्टार्ट करते हैं उसमें मेरे कॉम्बिनेशन के साथ प्रॉब्लम आती है कि वो स्टार्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा रेजिडेंट स्टेटस इंडियन है, बट ड्यू टू नेचर ऑफ माई जॉब आई एम मोर देन 183 डेज अवे फ्रॉम इंडिया, सो उस कारण मुझे एनआरआई स्टेटस मिलता है। अच्छा। सो उस कारण काफी थर्ड पार्टी एप्स वो मुझे एनआरआई अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड स्टार्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए मुझे अनफॉर्चुनेटली अपने वाइफ के नाम पर ही स्टार्ट करने पड़ गए। तो मैं वो प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि एनआरआई अकाउंट विद रेजिडेंट स्टेटस इंडियन, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ऑनलाइन म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सके? ओके, ऑलराइट। पहला पोर्टफोलियो पे पहले चेक कर ले सुदर्शन। लार्ज कैप के परफॉर्मेंस से निपॉन लार्ज कैप रिटर्न सिंस लॉन्च 10% से थोड़ा ज्यादा, 7 साल में 14% से ज्यादा का दिखा रहा है, 5 साल में भी ठीक दिखा रहा है, 1 साल 3 साल में शायद कैटेगरी से काफी खराब है। लेकिन काफी लंबे वक्त से निपॉन लार्ज कैप का परफॉर्मेंस बहुत एक्साइटिंग नहीं रहा है निवेशक के लिए। क्या सलाह देंगे? अनुज जी को मैं सलाह दूंगा कि वो निपॉन लार्ज कैप से अपना पैसा रिडीम कर लें, और साथ ही जो उन्होंने पोर्टफोलियो दिया है उसमें इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड और निपॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड, ये 3 स्कीम से वो अपनी SIP बंद कर लें और पैसा निकाल सकते हैं वो। ओके। और जो नई स्कीम्स वो ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में वो है कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड, ICICI प्रूडेंशियल FMCG फंड और मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। ये 3 स्कीम्स में वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के जरिए, और जो रिडेम्पशन प्रोसीड्स है उसे भी वो इसमें प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। क्योंकि इन्होंने बताया कि इनका जो स्टेटस है एनआरआई का, उससे इनको शायद बहुत जगह निवेश करने में इजाजत नहीं मिलती है शायद, तो आपने जो रिकमेंडेशन दी है इनमें ये निवेश कर सकते हैं या इनको अपने वाइफ के नाम के थ्रू करना है? जो इनका जो प्रोफाइल है, सेलर है ये, तो बेसिकली ये इंटरनेशनल वाटर्स में काफी हद तक रहते हैं, काफी समय से रहते हैं उसमें जी। तो इससे उनका जो टैक्सेशन पर्पस जो है वो इनका एनआरआई हो जाता है। हालांकि इनके पास ओवरसीज एड्रेस नहीं होगा बिकॉज ये ऑलवेज इंटरनेशनल वाटर्स में सेल करते रहते हैं। करेक्ट। एज ए सेलर इन्हें एक CDC सर्टिफिकेट मिलता है जो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कम सीफेयरर्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है। ये वो हासिल कर लें और अपना जो KYC है उसमें उनका रेसिडेंट स्टेटस NRI होगा और ओवरसीज एड्रेस के जगह वो अपना इंडियन एड्रेस दे सकते हैं और उसमें CDC सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। इन्हें एक बहुत दिक्कत आएगी कि ये ऑनलाइन
ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है, ऑनलाइन करने जाएंगे, वो अपना NRI स्टेटस बताएंगे तो उन्हें अपना फॉरेन एड्रेस देना जरूरी हो जाएगा। इसीलिए इन्हें मैन्युअली पेपर फॉर्म में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा, उसके बाद ये ऑनलाइन मैनेज कर पाएंगे, जैसे इन्होंने कहा है ऑलरेडी HDFC ये सब में कर रहे हैं। ऑलराइट, अनुज जी। हाँ जी, गॉट माय आंसर, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। इन्होंने बिल्कुल सही बोला जी, मैं निपॉन और HDFC में उसी तरीके से कर रहा हूँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अनुज को तो आंसर मिल गया, लेकिन मेरा एक सवाल है, जो आपने 3 रिकमेंडेशन दी हैं, उसके पीछे की वजह? इनका जो पोर्टफोलियो है इक्विटी फोकस्ड पोर्टफोलियो है और इंडिया सेंट्रिक पोर्टफोलियो है। कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड जो है वो एक बैलेंस फंड है। सो उसमें ऑटोमेटिक वो रीबैलेंसिंग होते रहता है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो फंड मैनेजर इज मैंडेटेड कि वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करें, और अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ है तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं इक्विटी पोर्टफोलियो। तो ये एक ऑटो प्रोसेस है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है और इक्विटी आप लो लेवल पे खरीद सकते हैं। FMCG फंड एक उसे एक डिफेंसिव सेक्टर बोला जाता है मार्केट पार्लेंस में। सो ये हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया मार्च में, जब मार्केट गिरे थे उसमें FMCG और फार्मा, ये 2 सेक्टर हैं जो काफी डिमांड में थे इन टर्म्स इन रियल इकोनॉमी में और स्टॉक प्राइस में भी अगर हम देखें तो एक पोर्टफोलियो को काफी स्टेबिलिटी दे देता है। दूसरा, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड, ये एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है इसमें ये US की टॉप 500 कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन प्लस यू आर इन्वेस्टिंग इन द टॉप 500 कंपनीज ऑफ US, तो एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो को बैलेंस दे देता है। ओके। हम अमूमन सुदर्शन अपने दर्शकों से कहते हैं कि सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड से दूर रहिए, लेकिन FMCG को मैंने देखा है कि कई एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं। ये मानना क्या सही होगा कि ये जो सेक्टर है या FMCG कैटेगरी जो है ये एक एवरग्रीन कैटेगरी है जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव बाकी सेक्टर के मुकाबले में की तुलना में कम दिखता है? मैं उतार चढ़ाव इसमें उतरने वाली बात जो है, मार्केट गिरता है और इसके प्राइसेस बहुत कम गिरते हैं। अच्छा। बिकॉज जैसे मार्केट पार्लेंस में एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो हो जाता है और ये चीज टेस्ट हो चुकी है कई मार्केट साइकिल्स में जहां डिमांड सप्लाई और वॉलेटिलिटी रहती है। ये बेसिकली एंड यूजर कंजम्पशन प्रोडक्ट्स हैं इनमें। तो मार्च में भी हम देखें लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, बट FMCG और जो डे टू डे यूटिलिटीज हैं वो सब शुरू थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके लिए ये बहुत डिफेंसिव सेक्टर हो जाता है। इसमें नॉर्मली जो भी फंड हाउसेज या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ये कभी बेचने की सोचते नहीं है इसमें। अच्छा। तो इसीलिए इसकी प्राइस मूवमेंट शायद साइडवेज चले, बट गिरने की संभावना बहुत रिमोट हो जाती है। ओके, ऑलराइट। अगला सवाल लेते हैं। सुमित ने अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। सुमित जानना चाहते हैं डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में। पहला सवाल इनका ये है कि ये बाकी लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी कैप से ये अलग कैसे हैं? ओके। और डिविडेंड जब भी मिलता है किसी इक्विटी फंड में तो वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये इनका दूसरा सवाल है। और या मोर और लेस ये इसी तरीके से इसी बारे में इनका सवाल है कि डिविडेंड यील्ड फंड काम कैसे करता है, इसकी तुलना जरा बाकी कैटेगरी से अगर कर सके हम तो। ये एक नॉर्मल इक्विटी फंड है। अब इसमें कैटेगराइजेशन नहीं है लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। इसमें फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कोई भी कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां इन्हें डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा मिले। अब डिविडेंड यील्ड जो कंपनीज जो फंड को डिविडेंड का रिसीट होता है वो लोग कैश में उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है और वो उनके NAV में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और फंड मैनेजर चाहे तो जैसे आप नया इन्वेस्ट कर रहे हैं और फंड मैनेजर को जो कैश फ्लो आता है उसी तरीके से डिविडेंड का ट्रीटमेंट भी वैसे ही होता है। एंड फंड मैनेजर फ्री है उससे किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए। ओके। डिविडेंड यील्ड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बिकॉज ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं होते हैं। इनमें जो अंडरलाइंग इक्विटी एसेट्स है वो एक बहुत स्टेबल बिजनेस है। उनका कैश फ्लो डिटरमाइंड है, एक स्टेबल कैश फ्लो है ऑपरेशंस से। ज्यादा केपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें कि जो भी उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग कर रखी है उसके आगे उन्हें
और कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो इसमें कंपनीज जो देखती है कि हम ज्यादा पैसा अगर हम हमारे बुक्स में रखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी उनका कम हो जाता है, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि हमारे निवेशकों को, हमारे इन्वेस्टर्स को वो पैसा ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कर दिया जाए। इससे क्या हो जाता है कि मार्केट में अगेन ये एक तरीके का डिफेंसिव हो जाता है, बट नॉट रियल टर्म्स में ये डिफेंसिव नहीं है, बट यस वॉलेटाइल टाइम्स में ये कम वॉलेटाइल होते हैं। और लेकिन एक चीज और समझना होगा कि जब मार्केट एकदम बुलिश ट्रेंड में है, ये एकदम बुलिश नहीं होंगे, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। ऑलराइट, तो किस तरह के पोर्टफोलियो में डिविडेंड यील्ड फंड के होने की मतलब ओके, लेट मी रिफ्रेम इट, किस तरह के निवेशक अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड यील्ड फंड रखे? एक निवेशक जो एक बहुत रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने इक्विटी पोर्टफोलियो से, एक उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। दूसरा आपके पोर्टफोलियो को एक बहुत स्टेबिलिटी दे देता है वॉलेटाइल टाइम्स में। अच्छा। हालांकि इट कुड भी बहुत काफी वॉलेटाइल हो सकता है, अगर कोई कंपनी का है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया, इवन अगर वो बहुत हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, तो मार्केट उसे पनिश कर सकता है। तो यस, उधर भी रिस्क आपका पूरा इक्विटी रिस्क है, बट कंपेयर टू द अग्रेसिव और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज इनमें रिस्क थोड़ा कम है, तो रिटर्न्स भी आप मॉडरेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। ओके। अगला सवाल हरजीत सिंह चड्डा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरजीत जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? नमस्ते मैम, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं जानना चाह रहा हूँ ऑल्टरनेटिव एसेट्स क्या है और म्यूचुअल फंड या किसी और जरिए से हम इस पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? थोड़ा हमें ये बताएं कि आपने कहाँ सुना या पढ़ा है ऑल्टरनेटिव एसेट्स के बारे में? ये आप ही के प्रोग्राम में सुना। अच्छा, लास्ट टाइम। ओके, मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन सवाल इंटरेस्टिंग है, रेलेवेंट भी है। आजकल निवेशक निवेश के नए नए ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं। इक्विटी हो गया, डेट कर लिया, तो अब और क्या, रियल एस्टेट भी खैर उनको पता है कि वहां निवेश करते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें जहां पे वो चाहते हैं निवेश करना। तो क्या कौन कौन सी एसेट्स जो है वो ऑल्टरनेटिव एसेट की कैटेगरी में के अंडर में आते हैं? ऑल्टरनेटिव एसेट्स में आप प्राइवेट इक्विटी ले सकते हैं, रियल एस्टेट आ जाता है उसमें, कमोडिटीज आ जाती हैं, आर्ट कलेक्शंस आ जाते हैं, और अभी जो ट्रेंड में है क्रिप्टो करेंसीज, वो भी ऑल्टरनेटिव एसेट्स में आ जाते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट ऑल्टरनेटिव? ये कन्वेंशनल जो इक्विटी और डेट एक बहुत कन्वेंशनल एसेट क्लास है, और दीज आर न्यू ट्रेंडिंग, वक्त वक्त से ये ना एक इन्वेंट होते हैं। अभी जैसे आर्ट कलेक्शन है, वो काफी कुछ उसमें है ना, जो बोलते हैं देखने वाले की नजर, वो क्या वैल्यू दे सकते हैं, तो उसमें रिटर्न्स काफी आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स मिलने की क्षमता है। ओके। हालांकि ये बहुत रिस्की भी है। तो ये सारी इसमें आपने बताया प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, आर्ट कलेक्शन और क्रिप्टो करेंसीज भी ऑल्टरनेटिव एसेट्स के अंदर में आते हैं। और इसमें निवेश करना हो अगर, तो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने का विकल्प क्या है अभी अवेलेबल है? म्यूचुअल फंड्स बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शंस दे रहे हैं। इसमें प्रेडोमिनेटली आपको गोल्ड फंड्स मिल जाएंगे, एंड कमोडिटीज में अगर हम देखें तो गोल्ड फंड्स हो जाते हैं। दूसरा है इंटरनेशनल रिच फंड ऑफ फंड, अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली कोटक म्यूचुअल फंड के जरिए, जो आपको इंटरनेशनल रियल एस्टेट फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ओके। बस फिलहाल हाल फिलहाल ये दो अपॉर्चुनिटीज है म्यूचुअल फंड के जरिए। अच्छा, हरजीत जी और भी मैं जानना चाह रहा था, आपने पीएमएस के बारे में भी पूछा। एमएफ और पीएमएस में क्या फर्क है? अच्छा। और रीट और इनविट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी। सर डिटेल में थोड़ा मुश्किल है, कोशिश करते हैं सर। पीएमएस के बारे में बता दीजिए, इनको जानना है कि कैसे अलग होता है म्यूचुअल फंड निवेश से ये। पीएमएस एक सेबी रेगुलेटेड और सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर ही ऑफर कर सकते हैं आपको। इसमें जो टिकट साइज होती है वो 50 लाख की होती है, जबकि म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 500 या 1000 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है आपका वो कस्टमाइज हो सकता है पीएमएस के जरिए, और म्यूचुअल फंड में आपको एक ऑलरेडी जो रेडी पोर्टफोलियो है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टैक्सेशन में इसमें एक बहुत ग्रे एरिया है, अगर आपका वॉल्यूम्स काफी ज्यादा है तो शायद इनकम टैक्स ऑफिसर इसे बिजनेस इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं या कैपिटल गेन्स, तो वो एक बहुत ग्रे एरिया और डिबेटेबल एरिया है। ओके। तो वो इन्वेस्टर कैसे कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से वो डिपेंड होता है। ऑलराइट,
चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं रूंगटा सिक्योरिटीज से सुदर्शन रूंगटा। अगला सवाल, स्वागतो महतो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। स्वागतो जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। मैं अच्छा, और आपकी उम्र 23 साल है, आप म्यूचुअल फंड में निवेश भी करने लगे हैं? जी मैम। ये तीनों SBI क्यों रखा अपने पोर्टफोलियो में? मैम एक्चुअली पहले उस टाइम मुझे पता नहीं था, कॉलेज में पढ़ता था, तो उसी टाइम बैंक मैनेजर मुझे ये सजेशन किया कि अलग अलग इसे 3 फंड ले लीजिए। अच्छा, हाँ। तो अभी नौकरी लग गई है? मैम हाँ, अभी ब्रिटानिया में कर रहा हूँ, झारखंड में। बहुत बढ़िया, बधाई हो। जी मैम। चलिए, और अभी और निवेश इतना ही रखेंगे या बढ़ाएंगे इसको आगे? जी मैम, मैं अमाउंट बढ़ाना चाहता हूँ। अभी कितना निवेश है? अभी तो मैम 1000 रुपया पर मंथ कटते हैं तीनों फंड में। 3000 रुपए का निवेश है पर मंथ? जी जी जी। और इसको बढ़ा के कितना करना है? अभी मैं 5000 करना चाहता हूँ। 5000 करना चाहते हैं। हाँ। बताइए कैसे इनकी हम मदद कर सकते हैं सुदर्शन? स्वागता जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप बहुत जल्दी निवेश करना शुरू किए और सही एसेट क्लास में निवेश करना शुरू किए हैं। आपकी जो 3 स्कीम्स हैं, SBI ब्लू चिप, SBI मैग्नम मल्टी कैप और SBI स्मॉल कैप, ये तीनों एक अच्छी कैटेगरी की अच्छी परफॉर्मर स्कीम्स हैं, इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको जो 2 नई स्कीम्स जो ऐड करनी है इन्हें, या 2000 का नया SIP इन्हें शुरू करना है, मैं सजेस्ट करूंगा ये मोतीलाल ओसवाल की S&P 500 इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं उसमें, और एक कैनरा रोबेको की इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये 2 स्कीम्स ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दें तो इनका पोर्टफोलियो एक अच्छा वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो ये एक पोर्टफोलियो में एक ही फंड हाउस की 3 स्कीम इज फाइन, मतलब इसको तीनों स्कीम्स अच्छी हैं, हालांकि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो 3 अलग फंड्स में तो एक बेटर ऑप्शन हो जाता है, बिकॉज आप 3 अलग फंड मैनेजर की सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। बट SBI एज ए फंड हाउस काफी डिसेंट है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा। और क्योंकि आपकी SIPs इसमें शुरू है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। नरेंद्र जी। हाँ, नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं? हाँ, बस मजे में है मैडम। सर बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम, हम सूरत से बोल रहे हैं जी। हम पहले तो आपके चैनल का और आपके एक्सपर्ट का शुक्रिया जताते हैं जी। कि इन्होंने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। हमारे ARM एडवाइजर आपकी चैनल और आपका शो ही है। अच्छा। हम ये जानना चाहते हैं कि नास्डैक 100 एंड S&P 500 इंडेक्स वो क्या है? अच्छा। इसमें कौन सी कंपनी रहती है? ओके। इस इंडेक्स में ओनली US बेस्ड कंपनी ही होती है या भारत की कोई कंपनी, इंडियन ओरिजिन कंपनी हो सकती है या नहीं? ओके। ये जानना चाहते हैं। और इसका अमेरिका का कट ऑफ टाइम US के टाइम के अनुसार रहता है कि अपने टाइम के अनुसार रहता है? बहुत ही बढ़िया सवाल सर। और कौन से फंड हाउस ये फंड ऑफर कर रहे हैं, इसके बारीकियां बताए सब। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है, सवाल आपने सुन लिया, एक एक करके क्विकली जवाब देते हैं। नैस्डैक और S&P इंडेक्स फंड जो है वो रिस्पेक्टिव एक्सचेंजेस डिसाइड करते हैं इसमें कौन सा कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रेडिशनली नैस्डैक में IT कंपनीज का मेजॉरिटी उसमें रहता है वेटेज, और S&P 500 इंडेक्स फंड में टॉप की 500 कंपनीज का वेटेज रहता है, और उसमें अलग अलग सेक्टर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल, बाकी IT, सभी सेक्टर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। नैस्डैक फोकस्ड है खाली IT पे, उसमें करीबन 80 to 83% IT का एक्सपोजर है। दूसरा आपने कहा है कि कट ऑफ टाइम, यस, वो US लिंक नहीं रहता है, वो इंडिया सेंट्रिक रहता है। तो इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स के जो कट ऑफ टाइम है वो आपके ये दोनों फंड्स में भी एप्लीकेबल होंगे अगर आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ओके। और इन्होंने शायद पूछा था इसमें कोई इंडियन कंपनी होती है क्या इस इंडेक्स में? इंडियन कंपनी इसमें वो रिस्पेक्टिव एक्सचेंजेस डिसाइड करेंगे कौन सी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करे। ट्रेडिशनली इंडियन कंपनीज ADR के जरिए फॉरेन एक्सचेंजेस में ट्रेड होती हैं, तो वो उनके रेगुलेशंस में देखना होगा कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं उनको।
अदरवाइज तुम्हारा पोर्टफोलियो तो आप देख सकते, कोई भी निवेशक देख सकता है, राइट? हाँ, पोर्टफोलियो पब्लिक डोमेन में है, आप एमपी वेबसाइट पे जाके पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर हम सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करते हैं, रोकते हैं और चलते हैं हमारे खास सेगमेंट फंड नामा की तरफ। इस हफ्ते फंड नामा में अपने एक्सपर्ट से हम 3 NFO न्यू फंड ऑफर के ऊपर बात करेंगे, उनकी राय लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी फंड NFO खुले हुए हैं बाजार में, सब 20 तारीख के बाद बंद होंगे। तो इसके पहले कि आप उलझन में आए, आपको कोई बेचे ये NFO जबरदस्ती कुछ कह के, तो आप ये समझ लें कि ये NFO क्या है और इसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक है कोटक नैस्डैक 100 FOF फंड ऑफ फंड, PGIM इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का पहला फंड आया है बाजार में, बैंकिंग एंड PSU फंड। इनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगी, कब से कब तक ये NFO खुला हुआ है, ये किस कैटेगरी का है, इनके फंड मैनेजर्स कौन है, ये सब आपके सामने। तो क्विकली हम सुदर्शन की राय लेते हैं, इन तीनों NFO पर आपकी राय क्या है? स्वाति, पहले तो ये तीनों NFO जो हैं वो जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर रहे हैं उनके पोर्टफोलियो या ऑफरिंग्स में नहीं है, इसलिए ये लॉन्च कर रहे हैं। तो ये समझना होगा कि ये क्यों मार्केट में आए हैं। ये कोई नई थीम नहीं है, ऑलरेडी मार्केट में आपको इसके ऑप्शंस विकल्प अवेलेबल हैं। अब अगर हम कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड देखते हैं तो ये एक इंडेक्स फंड है। ओके। तो इसमें आपको अगर मार्केट में एक दूसरा विकल्प अवेलेबल है, उसके बावजूद आप ये फंड को कंसीडर कर सकते हैं निवेश करने के लिए, क्योंकि एक इंडेक्स फंड है, इसमें फंड मैनेजर का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत लिमिटेड या ना के बराबर है। तो ये फंड आप डेफिनेटली अगर आप करना चाहें और एक ऑप्शन देखना चाहते हैं कि आपको एक अच्छा लगता है कि हम NFO के थ्रू कर रहे हैं इसमें, तो आप इसमें करने की सोच सकते हैं। ओके। PGIM इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड जो है, तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी बैलेंस एडवांटेज फंड्स काफी अवेलेबल हैं और उनका पास्ट परफॉर्मेंस भी आपके पास अवेलेबल है और फंड मैनेजर किस तरीके से उसमें उनका आउटलुक है वो भी आपको उनके कमेंट्स में मिल जाएगा। ये फंड को थोड़ा परफॉर्म करने दीजिए, मार्केट में आने दीजिए, थोड़ा वक्त बिताने दीजिए, उसके बाद अगर आप सोचें इसमें इन्वेस्ट करना बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का बैंकिंग एंड PSU फंड, ये उनका फर्स्ट लॉन्च फंड है बेसिकली। फंड हाउस भी नया है, कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उनका, तो मेरे समझ से इसे अवॉइड किया हुआ बेहतर है। थोड़ा इन्हें सेटल होने दीजिए, लेट देम प्रूव देम क्रेडेंशियल्स, और उसके बाद जैसे आप चूज करना चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो तीनों में सिर्फ कोटक नैस्डैक 100 FOF है जहां पर आप अगर निवेश करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो आप वहां पर निवेश कर सकते हैं। बाकी दो को अवॉइड कीजिए अभी इस लेवल पर, इस माहौल में, इस हालात में, इस वक्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए सुदर्शन। और आप चाहते हैं अगर कि हम आपके सवाल के भी जवाब दें, तो आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल कहाँ भेजना है, ये सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर हमें लिखिए, ताकि आपसे हम बात भी कर सके, आपके सवाल को बेहतर तरीके से समझ सके। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।